डिलाइट आईएएस के इस उभरते मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि यूपीएससी सीएससी मेंस का एसए पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लगभग 12 बजे पेपर एंड हुआ है। बहुत ज़रूरी है समझना कुछ चीज़ें। एक ट्रेंड भी देखेंगे, क्या यूपीएससी पूरा प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पर बरकरार रहा है, चीज़ें वैसी ही हैं, कुछ चेंज हुआ है तो वो कहाँ पर है। ठीक है, किस तरह का एसए का पेपर पूछा गया है ये भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोशिश हम लोग ये करने वाले हैं कि जो 8 एसए हैं ना, जो यूपीएससी ने दोनों सेक्शन ए और बी में पूछे हैं, उन 8 एसए को लेके हमारा एक ओवरव्यू अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप 2023 में मेंस में बैठने वाले हैं ना, तब आपको इस तरह के पेपर को हैंडल करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीज़ों को लेके बहुत ही गंभीरता के साथ बात करने वाले हैं। जल्दी से देखते हैं कि पेपर क्या पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले मैं ऐसे जल्दी से पढ़ देता हूँ 8 ऐसे कौन कौन से हैं, आप सुनिएगा इसको। पहला ऐसे पूछा गया है कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन जो है वो सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। ठीक है, पहला ऐसे ये है। दूसरा क्या है, कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। देखिए, लेजिस्लेटर बोल दिया है इनको। आगे आप देखिए, तीसरा इससे क्या है, इतिहास जो है वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे पूछे हैं यूपीएससी ने। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ऐसे पूछा है, कितना मतलब मुझे ये ऐसे पढ़ के इतना अच्छा लगा। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो इसको समझना ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है। चलो बात करते हैं, आगे देखते हैं कौन सा ऐसे है। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी सही होता है जब धूप खिली हुई हो। ठीक है ना, टाइम इज रिपेयर टू द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। ठीक है, किस तरह के ऐसे पूछ रहा है, देखिए आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ब्यूटीफुल ऐसे। ठीक है, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। ये तो देखो जीवन की सीख है इसमें। ठीक है, यूपीएससी ऐसे के साथ साथ आपको जीवन की सीख भी दे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे पूछा गया है। 8 क्या ऐसे है, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लास्ट वाले जितने भी आपके पास विकल्प हों उनमें से कोई ना कोई सही हो ही, वो भी गलत हो सकते हैं। ये तो देखिए ऐसे मैंने आप लोगों के सामने पढ़ दिए कि इस तरह के ऐसे यूपीएससी ने पूछे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है क्या। पिछले साल क्या था, 100% ऐसे क्या थे, दार्शनिक फिलोसफिकल ऐसे थे। ठीक है, इस बार कुछ बदलाव दिख रहा है क्या, कुछ नहीं। इसको कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि शायद इकोनॉमिक्स से जोड़कर, अर्थव्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं, बट आप कंप्लीटली अगर इसको देखेंगे तो ये भी फिलोसफी का ही ऐसे है। लगभग वही ट्रेंड बरकरार रहा है। 100% ऐसे जो हैं वो फिलोसफी से हैं, दार्शनिक से हैं। ठीक है ना, दर्शन शास्त्र से आपको ये सब चीजें पूछे जा रहे हैं। दार्शनिक ऐसे पूछ रहा है यूपीएससी। क्या इशू है फिलोसफिकल ऐसे में, दिक्कत कहां पर आती है। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है वो समझ लें। देखिए, आज से 2-3 साल पहले ट्रेंड ये था, एक ऐसे लगभग इकोनॉमिक्स से पूछ लिया जाता था। ठीक है, जीडीपी या आर्थिक वृद्धि को लेकर, रोजगार विहीन वृद्धि यूपीएससी का एक फेवरेट ट्रेंड है। इस तरह की चीजें अर्थव्यवस्था को लेकर पूछ लिया जाता था, एनपीए को लेकर जिस तरह से पूछ लेना। ठीक है, बैंकिंग संकट को लेकर पूछ लेना। तो ये एक इकोनॉमिक्स से ऐसे होता था। एक ऐसे जो है वुमेन पे भी होता था। ठीक है, महिलाओं पर भी कोई ना कोई एक ऐसे पूछा ही जाता था। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग बात करें, एजुकेशन पे ऐसे पूछा जाता था, शिक्षा पे। ये क्या था, ये उस टाइम पे आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं पर पहले से पता होता था कि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रोजगार पर जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया, तो ये सब चीजें, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऐसे पूछ लिया, इन्वायरमेंट से ऐसे पूछ लिया। ये पहले ट्रेंड था, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पहले ये ट्रेंड था कि इस तरह का हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे कि इस तरह के ऐसे पूछे जाएंगे। अब इसमें होता क्या है ना, इस तरह को ऐसे को हैंडल करना थोड़ा आसान इसलिए होता था क्योंकि हमारे पास जीएस की नॉलेज तो थी ना, जीएस की नॉलेज थी। थोड़ा बहुत हम उसको ऐसे के पर्सपेक्टिव से सोच के कहीं ना कहीं पर इस जीएस की नॉलेज को हम यूटिलाइज कर लेते थे। ठीक है, ये चीज यूपीएससी को कहीं ना कहीं पर सही नहीं लगी। यूपीएससी को लगा, देखिए बच्चों का हमें एक ऐसे में एक प्रॉपर उनका खुद का ज्ञान चेक करना है। ठीक है, और हम हमेशा ही बात करते हैं कि जीएस की आंसर राइटिंग और एसए की आंसर राइटिंग में डिफरेंस होता है। अलग देख के चीजों को चलना है। एसए वो है जो आप दिल से फील कर रहे हैं उस टॉपिक को लेके, उस फीलिंग को बयान करना है, ताकि एग्जामिनर के भी
दिल पर वो चीज़ कहीं ना कहीं पर इफेक्ट डाले। जीएस का नहीं है कि आपने फैक्ट भर दिया, आपने उसमें सब कुछ बता दिया, वो चीज़ें अलग होती हैं। इस तरह के जो टॉपिक आते थे पहले, इनमें ये चीज़ें काम कर जाती थी। लेकिन फिलॉसफी के एस्से में आपको पता है ना, अब ये तो पूरा आपकी समझ मांगता है, ठीक है, कंप्लीट तौर पर आपको अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो आपको ये लाइन समझ में आए, जो यूपीएससी पूछ रहा है ना वो अंडरस्टैंड कर पाओ आप उसको कि ये पूछ क्या रहा है। दूसरी चीज फिर होता है कि आप इसको किस किस एरिया से टच कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉलिटिकल एंगल इसका देखेंगे, आप हिस्टोरिकल एंगल देखेंगे, ठीक है, एनवायरमेंटल एंगल देखेंगे, आप आईआर का एंगल देखेंगे, समझ रहे हैं ना आप। ये सब एंगल के साथ आपको इसको टच करना होगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं पर एक होलिस्टिक जो है एक आंसर लिख पाएंगे, एक होलिस्टिक ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। ये तो चीज हुई, ये कुछ बदलाव नहीं हुआ है, 100% ऐसे आपके फिर से दार्शनिक हैं। और कहीं ना कहीं पर ये चीज जो है अब हमें मान लेनी चाहिए कि यूपीएससी आने वाले सालों में भी इस चीज को बरकरार रखेगा। पहली चीज तो यहां पर खत्म होती है। अब हम जल्दी से ऐसे के मीनिंग समझते हैं कि ये क्या पूछ क्या रहा है। सबसे पहले ऐसे देखिए आप, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। देखिए समझिए इस चीज को, वन जो है ना उसके लिए यूपीएससी ने फोकस किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए आप किसी भी एंगल से जोड़ के देखिए, एक तो सीधा ही अगर आप देखेंगे तो लकड़ी, अगर आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, हर इंडस्ट्री में जो है कहीं ना कहीं पर वनों की इंपॉर्टेंस है ना। आर्थिक समृद्धि के स्रोत तो हैं ही वहां से, पहला तो बिल्कुल सीधा ही आपको दिख जाएगा यहां से। उसके अलावा आप देखिए पर्यावरण के बिना क्या आप आर्थिक विकास को इमेजिन कर सकते हैं? यहां पर ये सोच के देखिए, इसको इस एंगल से सोच के देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या विदाउट पर्यावरण के बिना हो सकती है क्या? कैसे पॉसिबल है? जैसे मान लीजिए आपने पेड़ काट दिए, ठीक है, एग्जाम्पल समझते जाइए जल्दी से। पेड़ काट दिया आपने, अब आपने वहां पर इंडस्ट्री लगा दी, मान लीजिए बहुत बड़े आपने स्टेबल कर दिए सब चीजें। अब आ गया फ्लड, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देखिए, फ्लड आ गया वहां पे, तो ये तो स्पॉइल हो गया ना, ये जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो आपने क्या किया था, आपने पेड़ काट कर यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, किसके लिए? ताकि आपका इकोनॉमिक दृष्टिकोण बेटर हो पाए, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके इंक्रीज हो पाए। आपने इकोनॉमिक एंगल देख लिया कि हम आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं, तो हमने क्या कर दिया कि वनों को हमने पूरा वो कर दिया, इग्नोर कर दिया। आर्थिक समृद्धि के लिए यहां पर जो फिर बाढ़ आई, फ्लड आई, तो इसने नुकसान किया, तो ये तो चीजें फिर से खराब हो गई। आर्थिक जो फायदा हुआ था, लॉस तो फिर से जान मान की हानि हो गई आपको यहाँ पर। और यहाँ पे सिर्फ आर्थिक लॉस नहीं हुआ, आपको जान माल की भी हानि हुई, ठीक है ना, लोगों की जानें भी जाती हैं इस चीज से लेके। कोई भी किसी भी एंगल से ले लीजिए, फ्लड क्यों आता है? क्योंकि पेड़ इसमें सबसे बड़ा कारण है। आप सोचिए अगर पेड़ लगे होंगे ना, तो फ्लड की जो व्यापकता है, जो फ्लड कहीं ना कहीं पे जो डेंजरस हो जाता है ना, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। किसी भी एंगल से ले लो आप, जैसे भूस्खलन है, भूस्खलन में क्या होता है, जल के साथ कीचड़ आता है, तो उस कीचड़ को रोकने में वन प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं कि नहीं? मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बिना पर्यावरण के आप इमेजिन कर सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ये आपको बैलेंस करके चलना ही होगा। इन्वायरमेंट आप सबसे पहले देखिए कि वनों को लेके आपको ज्यादा फोकस करना है। अब आप हर इंडस्ट्री में देख लीजिए, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको दिखेगा कि वन जो है वो हर तरीके से, कागज के दृष्टिकोण में क्या वन इंपॉर्टेंट नहीं है? कागज उद्योग जो है क्या उसके लिए वन इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑब्वियसली वन से ही बनता है वो। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको देखेंगे कि हर एंगल से वन जो है वो बेस है। तो यूपीएससी ने इन्वायरमेंट दृष्टिकोण से आपसे ये चीजें पूछ ली हैं कि आपको ये ध्यान देना है कि लोग क्या कर रहे हैं। देखो हमेशा से ना किसी भी देश की सरकार के लिए एक द्वंद्व रहा है। क्या द्वंद्व रहा है समझ लीजिए, यहां पर क्यों पूछा गया है ऐसे। देखिए आर्थिक विकास एक तरफ है, एक तरफ आपका जो है पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा आप बोल सकते हैं, ठीक है, सुरक्षा। ये द्वंद्व रहा है देशों के बीच में, क्या किया जाए, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। अगर इस तरफ जाते हैं तो पर्यावरण को नुकसान होता है, ठीक है, अगर पर्यावरण की तरफ जाते हैं तो हम विकास कैसे कर पाएंगे? ये द्वंद्व रहा है अभी तक। तो इसको बैलेंस करना जरूरी है कि आप पर्यावरण भी करो, आप देखिए विकास करो। जैसे आप मान लीजिए आपको परिवहन क्षेत्र को बढ़ाना है, ठीक है, परिवहन क्षेत्र आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा होना चाहिए ट्रांसपोर्ट, तो आप ई बैटरी और ये सब चीजें से ई वाहन जो हैं, ठीक है, इनको प्रमोट करिए ना, इससे आपको पर्यावरण को भी तो नुकसान नहीं होगा। अब परिवहन बढ़ाने के लिए आप चक्कर कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों का, तो नुकसान तो हो गया ना पर्यावरण को। आपको बैलेंस्ड ऑप्शन देखने हैं। आपको ऊर्जा चाहिए, देखिए अब देखिए दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए आप क्या चाहते हैं कि आपकी कई सोर्स हैं, आप कोयला से कर लो, और दूसरा आप अगर कर सकते जल संसाधन से कर सकते हो आप, ठीक है, और उससे भी बेस्ट जैसे आजकल चल रहा है वो सौर ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाए ना हम।
तो क्या हुआ, इससे हमारा डेवलपमेंट भी हो गया और हमारा पर्यावरण को नुकसान भी नहीं हुआ। तो एक बैलेंस स्टैब्लिश करना जरूरी है। कभी भी आप एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेंगे कि आप आर्थिक विकास इंपॉर्टेंट है या पर्यावरण के लिए आर्थिक विकास को नजरअंदाज कर दें। इस तरह का स्टैंड आप अगर लेंगे तो एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं पे एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज से आपको बचना है। पहला मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दूसरा देखते हैं हम लोग क्या पूछा है इसके अंदर। कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्या पोएट है, क्या करता है पोएट? कवि क्या करता है? कवि अपने दिल के अंदर जो चीजें होती हैं या आपने जो अपनी उसके विचारों के अंदर जो होता है उसको वो कविता के फॉर्म में बयान करता है। ठीक है, कवि क्या करता है? कविताएं लिखता है। उसके अंदर वो उसको अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, अपनी फीलिंग, अपनी भावनाओं को, ठीक है, अपनी भावनाओं को बयान करता है कविताओं के फॉर्म में। और करना क्या चाहता है, उद्देश्य क्या है उसका पता है? जितने बड़े बड़े कवि हुए, चाहे हरवंश राय बच्चन हो, जितने भी अच्छे अच्छे कवि हैं, उनका उद्देश्य पता क्या रहा है? समाज में बदलाव लाना। समाज में बदलाव लाना, ये उद्देश्य होता है कि नहीं उनका? ठीक है, कभी भी देख लीजिएगा, जो तो बिल्कुल ही नॉर्मल कविता कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है एंटरटेनमेंट पर्पज जिनका, उनकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े कवि हुए हैं भारतीय इतिहास में हो चाहे विश्व के इतिहास में हो, उनका कोशिश क्या रहती है, उनकी एजेंडा क्या होता है कि हम जो लिखें कविता के फॉर्म में, मान लो जो कविता हमने लिखी वो कविता समाज पे एक बहुत भयंकर इफेक्ट डाले। ठीक है, समाज पर एक बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाले, मतलब इतना प्रभावी होना चाहिए वो समाज पर कि कहीं ना कहीं पर लोगों के विचार उससे बदलें, लोगों के विचारों में तब्दीली आए। ठीक है, तब्दीली आए। अब विचारों में तब्दीली आएगी तो फिर क्या होगा? समाज में तब्दीली आएगी। आप देखिए ना किस तरह से लिंक कर सकते हैं आप चीजों को। समाज में तब्दीली आएगी। अब समाज में अगर समाज बदल गया, जैसे मान लीजिए, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, चीजें समझिएगा। ठीक है, आप लोग कोशिश करिए चीज़ों को समझने पे फोकस करें ताकि आप लोग इस तरह के ऐसे को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जल्दी से देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी का जो कवियत्री हैं कोई, जैसे अमृता प्रीतम एक बहुत महान कवित्री रही हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं कि 1947 में जब हुआ तब महिलाओं को झेलना पड़ा। ठीक है, उसके बाद जितने भी दंगे हुए देश में महिलाओं को झेलना पड़ता है। वो पता क्या बोलती है अमृता प्रीतम कि कोई भी देश हो, कोई भी मतलब क्राइम हो या दंगा हो, कुछ भी ऐसा माहौल अगर समाज में अस्थिरता आती है ना, समाज में अस्थिरता आती है तो सबसे ज्यादा जो झेलना पड़ता है वो महिलाओं को झेलना पड़ता है। ये अमृता प्रीतम का कहना है। ठीक है, वुमेन को सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। अब ये वो बोल के क्या कहना चाह रही है, बहुत इमोशनल चीजें वो लिख रही हैं कि देखिए आप तो बिल्कुल उस पर क्राइम कर देते हैं, महिला पर अपराध कर देते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि वही अपराध अगर आपके साथ हो तो आपको कैसा फील हो? आप भी चाहे पुरुष हो चाहे कुछ हो, आपके अगर आपके साथ वो चीजें हो तो आपको कैसा फील होगा? आपको भी तो लगेगा कि यार मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। तो फिर आप महिलाओं के साथ क्यों कर रहे हैं? उनको भी तो जीने का हक है। उनका क्राइम में क्या दोष है? दो समाज आपस में भिड़ गए, दो धर्म या दो समुदायों के बीच में कोई लड़ाई हो गई, कोई बात हो गई, तो दोषों के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, फिर महिलाओं को दोषी क्यों बनाया जा रहा है? महिलाओं के साथ क्यों गलत किया जा रहा है? ये चीजें लिख के वो क्या साबित करना चाहती हैं? ताकि समाज में की परिवर्तन में समाज की सोच में परिवर्तन आए। ठीक है ना, समाज में एक तब्दीली लाए जा सके कि महिलाओं को लेके क्या बने? सम्मान, ताकि उनके दिमाग में ये चीज रहे कि चाहे क्राइम है, कोई सी भी अस्थिरता समाज में आ गई है, लेकिन हमें महिलाओं के साथ गलत नहीं करना है। सिर्फ महिलाओं को पीड़ित क्यों बनाया जाए? महिलाओं को विक्टिम क्यों बना दिया जाता है हर चीज में? अब ये चीजें बोल के कभी कहीं ना कहीं पर क्या करना चाह रही है समाज में तब्दील। तो ये देखिए ना, ये अनऑफिशियल हैं। ठीक है, कवि को अब क्या हम बनाते हैं, क्या सांसद बनाते हैं? क्या वो सांसद नहीं होते हैं, वो विधायक होते हैं? नहीं होते हैं, तो वो नहीं होते। बट काम क्या कर रहे हैं? सांसद और विधायकों का क्या काम होता है? बदलाव लाना ना, कानून लाते हैं। वो क्या करते हैं? कानून। ठीक है, कानून क्या करते हैं? अब सोचिए, अपराध को रोकने, मान लीजिए किसी भी चीज में लिए ना, समाज में स्थिरता फैलाने के लिए होते हैं कानून। समझ लीजिएगा किस तरह से लिंक होंगी चीजें। समाज में स्थिरता के लिए होते हैं क्या? कानून। और ये क्या कर रहे थे यहाँ पर? समाज में स्थिरता और तब्दीली की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे यहाँ पे कवि? तो हुए कि नहीं? ये तो वो हैं सांसद और विधायक जो कौन से हैं? ऑफिशियल हैं, जिनको हमने अधिकृत किया हुआ है, अधिकृत ऑफिशियल हैं ये। ठीक है, क्या? विधायक, अधिकृत विधायक हैं। और ये कौन है? कवि कौन है? ये अनधिकृत विधायक हैं। ठीक है, अनऑफिशियल विधायक हैं। समझ में आई अब चीज आपको? काम वही कर रहे हैं, ये भी कवि काम वही कर रहे हैं, लेकिन ये बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी बदलाव लाना चाहते हैं। ये समाज में स्थिरता चाहते हैं, ये भी समाज में स्थिरता चाहते हैं। तो काम तो दोनों का सेम हुआ ना, लेकिन कवि कहीं ना कहीं पर किसका इस्तेमाल कर रहा है? कलम का।
कलम का इस्तेमाल कर रहा है कवि, यहाँ पे देखें, यहाँ देखेंगे इसको, कवि अपने कलम से समाज में तब्दीली लाना चाहता है। ये बोला जाता है सबसे बड़ा वेपन है ये वर्ल्ड में, ठीक है, जो समाज को बदल सकता है। सबसे बड़ा वेपन क्या होता है? कलम। कलम में बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं, बहुत पावरफुल होती है कलम। चीज़ें समझ गए आप क्या? नहीं तो ये चीज़ें यूपीएससी इस ऐसे के माध्यम से पूछ रहा है। अब तीसरा देख लेते हैं जल्दी से। देखिए इतिहास जो है, तीसरा ऐसे क्या है? इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के, यहाँ पे तोड़ लीजिए ऐसे को, वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। हिस्ट्री इज ए सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। ध्यान से समझिए, रोमानी मनुष्य समझ रहे ना, रोमांटिक की बात हो रही है। आप इसको रोमानी मनुष्य को आध्यात्मिक से मत जोड़ लेना, ठीक है। कई बार क्या होता है, रोमानी वर्ड जो है कई बार स्पिरिचुअलिज्म के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए। बट यहाँ पर चीज़ें कुछ अलग हैं। इंग्लिश को भी साथ साथ देखना है आपको, यूपीएससी क्योंकि इंग्लिश के लैंग्वेज को प्रेफर करती है, तो आपको ध्यान देना होगा कि इंग्लिश भी हम लोग साथ से पढ़ लें, ठीक है। तो रोमांटिक मैन पर बात कर रहा है। अब ये बोलना क्या चाह रहे हैं? कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, वो साइंटिफिक है मान लीजिए, ठीक है, उसकी सोच जो है वो साइंटिफिक है। अब वो क्या बोल रहा है पता है? ओवर द रोमांटिक मैन, मतलब आप सोचिए इंपॉर्टेंस बताई जा रही है किस चीज की? हिस्ट्री की, इतिहास की, ठीक है। किसी भी देश के लिए इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी व्यक्ति को, यूपीएससी का मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति को जो इतिहास से परिचित है ना, जो अपने देश के इतिहास से परिचित है, वो कहीं ना कहीं पर उसका जो साइंटिफिक दृष्टिकोण है, आप समझिए इस चीज को, उस पर विजय दिलाएगा उसको, ठीक है। किस चीज पर? रोमांस पर, ठीक है, रोमांस पर, रोमांटिक जो आपका उसका एंगल है उस पर विजय दिलाएगा। इतिहास कैसे दिलाएगा ये आप लोग हम समझिए। देखिए रोमांटिक व्यक्ति वो होता है जिसके लिए, जितना आप सोचिए होंगे 13वीं से 14वीं सदी का जो दौर था ना, इसका भी आगे का आप देखेंगे 16वीं 17वीं सदी, तो इसमें जो दौर चला था उस समय जो पोइट्री की गई थी ना, वो रोमांटिक पोइट्री ज्यादा की गई थी, ठीक है, रोमांटिक पोइट्री ज्यादा की गई थी, समझिए इस चीज को। लेकिन जनरली क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसका नजरिया तब तक रोमांटिक बना रहेगा जब तक कहीं ना कहीं पर वो अपने इतिहास से परिचित नहीं है। अगर वो इतिहास उसका बेस्ट है, अगर कहीं ना कहीं पर वो चीजें समझ लेता है इस चीज को लेकर, इतिहास को लेकर, तो कहीं ना कहीं पर आप इस चीज से बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि उसका नजरिया चेंज हो जाएगा। वो रोमांटिक से क्या बन जाएगा? साइंटिफिक पर्सन जो है उसमें वो तब्दील हो जाएगा। एक चीज यहां पर ध्यान से समझिए आप, कोई व्यक्ति है, देखिए जो विज्ञान जो है, आप यहां पे थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए इसको, विज्ञान जो है, साइंस जो है, वो किस पे बेस्ड होता है? तथ्यों पर आधारित होता है ना वो, ठीक है ना, फैक्ट पर, वो खोजों पर आधारित होता है, ठीक है ना। खोज जो है कहीं ना कहीं पर, आप हम हमेशा बोलते हैं ना कि विज्ञान और धर्म की आपस में नहीं बनती है, पता है क्यों? क्योंकि धर्म जो है वो कहीं ना कहीं पर एक भावनाओं पर आधारित है, आस्था पर आधारित है, इस तरह से चीज़ है। लेकिन विज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं पर उसी चीज़ को सच मानता है जो चीज़ वो देख रहा है, जो उसको लगता है कि फैक्चुअल है, तथ्य के तौर पर वो सही है, ठीक है ना, फैक्ट के तौर पर वो सही है। तो अब एक बात मुझे यहाँ पर बता दीजिए आप लोग जल्दी से, जो इतिहास है वो क्या है? वो भी तो तथ्यों पर आधारित ही होता है, ठीक है, फैक्ट पर बेस्ड होता है कि नहीं इतिहास? तो आप चीजें समझिए, इस एस्से के माध्यम से, काफी गहरा एस्से है, इसके माध्यम से ये क्लैरिटी लाने की कोशिश है कि देखिए जो साइंटिफिक व्यक्ति होता है ना, जो कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए उसकी सोच वैज्ञानिक है, अगर उसको इतिहास पता है ना, अगर उसको इतिहास पता है, तो कहीं ना कहीं पर वो रोमांटिक व्यक्ति पर, रोमांटिक सोच पर जो है वो विजय हासिल कर लेगा। ये सीधी सी बात है, इसको समझ लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंस सिर्फ हिस्ट्री की बताई गई है, इंपॉर्टेंस सिर्फ इतिहास की बताई गई है कि इतिहास जो है, इससे आप कोई भी समाज जो है अपने आप को तोड़ नहीं सकता है। आप देख के देखिए ना, एक बोला गया है, आज से कुछ समय पहले यूपीएससी ने कॉम्प्रिहेंशन में एक चीज पूछी गई थी, एक पैराग्राफ पूछा गया था, उसमें यह बोला गया था कि फ्यूचर जो है ना आपका, जिस व्यक्ति को ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जिस व्यक्ति को अपना इतिहास नहीं पता ना, इतिहास नहीं पता, वो अपना भविष्य नहीं संवार सकता। ये उस एस्से का थीम था, ठीक है। अब ये क्या है? अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी अपने सोसाइटी की, अपने देश की या विश्व का इतिहास अगर आपको नहीं पता ना, तो आप अपने फ्यूचर को अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपके इतिहास में क्या चीजें हुई हैं,
ठीक है, तो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस इस ऐसे के थ्रू यूपीएससी ने बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। हम लोग, मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चौथी चीज हम लोग देखते हैं, चौथा ऐसे क्या बोल रहा है, देखिए इसको समझिए, ये बहुत अच्छा मुझे ब्यूटीफुल ऐसे लगा। इस ऐसे में यूपीएससी ने क्या बोला, देखिए जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं है। समझ गए आप, जो पोर्ट होता है इसको हार्बर बोल लीजिए आप, ठीक है, जो बंदरगाह होता है वहां पर जो है वो जहाज सुरक्षित होता है। ये बात तो सही है ना। किस चीज से सुरक्षित होता है, लहरों से सुरक्षित होता है, वो लहरों से सुरक्षित होता है, ठीक है। और किस चीज से सुरक्षित होता है, चक्रवात से सुरक्षित होता है, ठीक है, तूफानों से सुरक्षित होता है, डूबने से सुरक्षित होता है, अंदर कोई घटना ना हो जाए दुर्घटना से सुरक्षित होता है, ठीक है। उसके अलावा जहाज वहां पर रिपेयर जहाज अपना कर सकता है, बहुत सारी चीजें। ये जहाज के बंदरगाह के फायदे हैं जहाज के, आप इसको समझिए, लिंक करिएगा चीजों को। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ही समझाने बैठ जाना यूपीएससी को, आपके समझाने के लिए ये सब चीजें मैं बता रहा हूं ताकि आप मीनिंग समझ पाए, फिर ऐसे को उस डायरेक्शन में लिख पाए आप। अब देखिए इन सब चीजों से सुरक्षित होता है ना बंदरगाह पे जहाज। अब इसको समझिए, बट क्या जहाज को हमने बंदरगाह पर खड़ा करने के लिए बनाया है? समझ गए इस चीज को? क्या बंदरगाह पर खड़ा करने के लिए जहाज को बनाया है क्या हमने? सोचिए आप, ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं है ना। किसके लिए बनाया है? समुद्र के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगले वाली स्लाइड पे अच्छे से समझते हैं। देखिए बंदरगाह पर जहाज सुरक्षित है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बंदरगाह पर जहाज बहुत बेहतर है, उसको कोई चक्रवात का डर नहीं है, कोई उसको साइक्लोन, किसी चीज का कोई इशू नहीं है, लहरों से उसे डर नहीं है, कोई उसके साथ दुर्घटना हो, कोई डर नहीं है, बैठा है वहां पर, वो खड़ा हुआ है। लेकिन जनरली एक बात बताइए, हमने बनाया तो समुद्र के लिए ना उसको, कि आप समुद्र में जाके रास्ता तय करिए, समुद्र का रास्ता आप तय करिए, इसके लिए जहाज को बनाया गया है, ठीक है। इसका अब ऐसे का मीनिंग समझ लीजिए आप, चीज हमने बनाया नहीं है ना उसके लिए, तो इसको समुद्र में तो जाना ही होगा। अब आप समझिए, आपके पास पोटेंशियल है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के पास कुछ भी करने की अपार असीम क्षमता है, ठीक है। चाहे वो शारीरिक तौर पर थोड़ा अक्षम हो तो बात अलग है, अदरवाइज ये है कि बहुत सारे शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों ने भी बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब आपके पास पोटेंशियल है, तो क्या आप सिर्फ बंदरगाह पर खड़े रहोगे या बीच में जाकर उसको यूटिलाइज भी करोगे? फॉर एग्जाम्पल फिर समझिए, क्रिकेट में कोई मास्टरी है, आप किसी भी एक व्यक्ति को ले लीजिए, मान लीजिए MS धोनी है, बहुत मान लीजिए अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, बोला जाता है उनको कि एंडिंग बहुत अच्छी करते हैं। अब इनको आता है ये, तो क्या इनको सिर्फ पेविलियन पर बिठाने के लिए किया है ये सब चीजें कि बाहर बैठे रहें, या फिर वो ग्राउंड में जाके चीजों को प्रैक्टिसाइज करेंगे? तभी तो फायदा होगा देश को, वरना उनके नॉलेज या स्किल से हमें क्या फायदा है? किसी भी प्लेयर को ले लीजिए आप, ठीक है, किसी बॉलीवुड के एक्टर को ले लीजिए ना, अगर उनके पास एक्टिंग की बहुत अच्छी स्किल्स हैं, बड़े बड़े एक्टर हुए हैं, या किसी म्यूजिशियंस को ले लीजिए, किसी संगीतकार को ले लीजिए, किसी गायक को ले लीजिए, अगर उसके पास बहुत अच्छी गायकी है, चाहे वो सूफी हो, चाहे क्लासिकल हो, लता मंगेशकर जी हैं, कोई भी हैं, ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति में क्या उनकी गायकी सिर्फ हमने वहां संभालने के लिए रखी है या उसको यूटिलाइज करने के लिए, ताकि वो गाएं और देश के लिए सम्मान और मेडल हासिल करें, अपनी गायकी को आगे से आगे बढ़ाएं? ये चीज रहती है कि नहीं? देश को तो कब फायदा होगा MS धोनी का? जब देश जीतेगा मैच में। आप ये चीज इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल ऐसे मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपको समझना होगा कि हम सिर्फ बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बने हैं। हमें हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो सक्षमता है, जो हमारी क्षमता है, उसको हमें यूटिलाइज करना है, और उसके लिए हमें थोड़े से रिस्क तो जिंदगी में लेने ही पड़ेंगे। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा कि हम कहां पर अपनी चीजों को वेरीफाई कर पाएं। जो स्किल्स हमारे अंदर है हम उसको जाके समुद्र में जाके, कहां जाकर? समुद्र में जाकर हम उसको प्रैक्टिस करें। मतलब प्रैक्टिकली आप इसको मत समझिए, मतलब जहाज से लिंक करिए इसको कि जहाज समुद्र में जाके अपना जज्बा दिखा पाएगा। अब दिखा पाएगा वो कितना पावरफुल है, कितना उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो लहरों से टकरा पाए, ठीक है, कितना उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो तूफानों से टकरा पाए, कितना उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो चक्रवातों को झेल पाए, वो हवा के पूरे प्रवाह को, विपरीत प्रवाह को वो झेल पाए। ये कहां दिखा पाएगा? वो समुद्र के अंदर जाके, समुद्र के अंदर जाके। तो हमें भी फील्ड में जाके, हमें भी अपनी पोटेंशियल को सिर्फ सोचते रहने से, सिर्फ सोचने भर से आपकी चीजें हल नहीं होंगी। आपके पास सिर्फ स्किल्स होने से आप चीजों को हल नहीं कर सकते, आपको उस स्किल को यूटिलाइज करना होगा, आप उस चीज को बहुत बेहतरी के साथ आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं पर चीजें, और ये पता चल जाएगा कि आपका जहाज कितना मजबूत है, आप किस तरह के जहाज हो, कितना ज्यादा आपके अंदर सामर्थ्य है। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप लोग चीजें समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसको, ठीक है, ये ऐसे यहां पर थोड़ा इशू है। हाँ, अब देखिए आप जल्दी से, अगला ऐसे क्या है? 4 ऐसे हम लोगों ने अभी तक देख लिए हैं, अब हम अगले ऐसे की बात कर रहे हैं। जल्दी से देखिए यहाँ पर,
थोड़ा सा डिस्कशन जो लेंदी हो रहा है, बट मुझे लगता है आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखिए, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। अब इसको भी आप समझिए, ये समय की वैल्यू इंपॉर्टेंस दर्शाता है, ठीक है ना। सही समय पर सही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बोला जाता है ना कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता है, ये चीज़ें बोली जाती है ना। आप एक चीज़ मुझे बताइए, चलो इसको ही समझिए। आप किसी झोपड़ी की मरम्मत कर रहे हैं, किसी झोपड़ी की मरम्मत कर रहे हैं, क्या आप उसको बारिश में कर पाएंगे? क्या वर्षा में कर पाएंगे उस चीज़ की मरम्मत? अब वर्षा हो रही है, करने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। वो झोपड़ी की बात कर रहा है, वो गीली हो जाएगी लकड़ी या जो भी वहाँ पर छपरा है, उसको आप मरम्मत नहीं कर सकते उसकी। आपको कब करना होगा? जब धूप खिली हो। जब धूप खिली हो तब बहुत आसानी से आप उसको रिपेयर कर पाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, इसका मीनिंग क्या बना? मीनिंग ये बना कि जो चीज़ जो सही समय पर जो चीज़ है वही की जा सकती है। कोई भी चीज़ सही समय से पहले करोगे तो उसका नुकसान ही होगा, ठीक है ना। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, सही समय पर ही आपको सही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको एक बेस्ट टाइम देखना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। किसी भी देश में ना कुछ एक्शन लेने का, जैसे कई बार क्या बोला जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझिए। यहाँ पर वर्तमान भारत की सरकार या इससे पहले भी सरकार ये प्रयास चाहती थी कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, अभी भी वर्तमान सरकार चाहती है ना कि समान नागरिक संहिता लागू हो। इवन भारत की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी जो है, उसने भी ये बात बोल दी है कि भारत में यूसीसी को अब लागू करना चाहिए, क्योंकि गोवा में लागू है और बाकी काफ़ी सक्सेसफुल है। ये जुडिशरी का मत है। बट विधि आयोग ने क्या बोला है पता है? विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये बोला है कि भारत में अभी यूसीसी को लागू करने का उचित समय नहीं है, ठीक है। उचित समय अभी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? उचित समय नहीं है मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सही समय नहीं है। अभी क्या हो जाएगा? समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी धर्म के नाम पर चीजें कुछ ना कुछ बेटर नहीं है, समुदाय कहीं ना कहीं पर दूर जा रहे हैं, क्षेत्रवाद जो है वो भारत में ज्यादा प्रखर हो रहा है, ठीक है, ज्यादा प्रखर हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि यूसीसी को लागू करना समाज में अस्थिरता बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ा ही देगा। ये चीज विधि आयोग ने क्लियर की है कि आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, सही समय पर इस चीज को लागू करना चाहिए। एग्जाम्पल समझ गए आप? अब इसका गलत का, अगर हम इसको गलत टाइम पे लागू करेंगे तो क्या होगा? सोसाइटी में अस्थिरता उत्पन्न होगी। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। हमें सही समय पर सही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री दृष्टिकोण से हो, ठीक है, चाहे हिस्टोरिकल तौर पे चीज़ें हम देखें, ऐतिहासिक तौर पर चीज़ें अगर हमें कुछ बदलाव करना है, हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसी तरह से अपने जीवन में भी, व्यक्ति को अपने जीवन में भी अपना जो सही समय आएगा उसी टाइम पर सही निर्णय लेने ही चाहिए उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट करते रह जाएं सही समय, ठीक है ना। आपको कोशिश करना है कि जहां पर जो जरूरी है, समय के अकॉर्डिंग अगर डिसीजन लेना जरूरी है, जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं ना, उनको सही समय पर सही डिसीजन लेने होते हैं, वरना आप सोचिए कहीं ना कहीं पर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप चीज़ें? तो मुझे लगता है ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। डिस्कशन का लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप यहाँ देखिए, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ये देखिए कितना बेहतरीन ऐसे पूछा है। इसका क्या मतलब है समझिए। यहाँ पे एक बार आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, एक बार अच्छा चलो मैं आपको इसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए ये नदी है मान लीजिए, ठीक है। आपको पता है कि इस नदी में एक बार आप गए, यहाँ पर बहुत गहरा था सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे बहुत गहरा था, आप उतर गए उसमें और किसी तरह से आप बच गए, ठीक है। बचने की संभावना नहीं थी लेकिन किसी तरह से आप बच गए। तो क्या कभी दोबारा से आके आप इसी जगह उतरना चाहेंगे? प्रैक्टिकली बताएं मुझे, इसी जगह उतरना चाहेंगे कि नहीं उतरना चाहेंगे ना? तो यही तो बोल रहा है वो। यूपीएससी का मतलब ये है, अब यहाँ से समझते हैं इसको और अच्छे से। देखिए एक गलती जो आपने कर दी, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा एक मेरे को इस पर्सनल चीज़ को समझिएगा। देखिए एक व्यक्ति है जिनकी आंखें नहीं है, ठीक है, जो मतलब कहीं ना कहीं पर मान सकते हैं उनको डिसेबल है, ठीक है, उनकी आंखें नहीं, भगवान ने जो चीज़ें करी हैं जैसा भी है। अब ये व्यक्ति यहाँ पर एक खड्डा है, ये चल रहे हैं, ठीक है, एक गड्ढा है यहाँ पर और वो इसमें गिर गए। तो समझ में आता है ना कि क्यों गिर गए? क्योंकि बेचारे के पास आंखें नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, ठीक है, किसी चीज़ में वो सक्षम नहीं थे। एक व्यक्ति है जिसको सब दिखता है, उसको पता है यहाँ पर गड्ढा है, चलो एक बार गिर गया, फिर उसको पता है यहाँ पर गड्ढा है, वो फिर गिर गया। तो क्या ये आप बार बार गिरना सही है इस व्यक्ति के लिए? समझ गए? सही नहीं सही है ना। कि चलो अंधा जो व्यक्ति है, जिसको नहीं, जिसके पास दृष्टि नहीं है, वो गिरे तो समझ में आता है, जिसके पास आंखें हैं सब है, फिर भी वो गलती में बार बार गलती करे, सही है क्या? यही तो चीज़ है यूपीएससी की इस ऐसे में। आप एक गलती कर चुके हैं,
फिर बार बार आप गलती में, एक कोटेशन है बहुत अच्छा कि जब आप कोई गलती करते हैं ना, मान लीजिए कोई गलती की 1 या 2 बार की, तो वो तब उसको गलती माना जाता है। ठीक है, तो अगर आप बार बार कोई गलती करते हैं ना, तो वो गलती नहीं होता, वो क्या होता है, वो गुनाह होता है, वो क्राइम होता है, वो अपराध होता है। ठीक है, यही चीज इसमें है। आप एक ही गलती को दोबारा दोबारा नहीं कर सकते। मतलब इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए। मेरा मतलब अभी फिलहाल आपको ऐसे का थीम समझाना है, पूछ क्या रहा है ये चीज आप समझिए। इसको बहुत अच्छी जगह से कई कई जगह पर लिंक कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए भारत ने कोई कानून ऐसा लाया जो विफल हो गए, जिसमें हम, ठीक है, कोई पर्यावरणीय कानून ऐसा आया जो हमें लगा कि फेल हो गए हम, इसमें अच्छा नहीं था ये प्रोजेक्ट, तो क्या वही दोबारा से फिर उसी बेस पे कानून बनाना चाहिए क्या? जब पता है, मान लीजिए, चलो एक चीज आप समझिए कि किसी कानून को लेकर बहुत विरोध हुआ, ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा, इसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट चीजें नहीं है, जनरली समझिए इस चीज को, कि कृषि कानून जो आए थे उसका बहुत व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ। ठीक है, सरकार को वापस लेने पड़े, हम जानते हैं। बट क्या सरकार, अभी पता है हमें व्यापक पैमाने पर बहुत ज़्यादा रोष देखने को मिला है, दोबारा से सेम के सेम कानून लाए जाएं तो फिर से कहीं ना कहीं पर वही अस्थिरता, वही चीज़ें होंगी या नहीं? जो चीज़ हमने एक बार कर दी उससे हमें दूसरी बार बचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर देता हूँ, कोई और एग्जांपल ले लीजिए, इसको बचिए, कंट्रोवर्शियल हो सकता है थोड़ा, कोई और एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, सरकार कोई भी स्टेप ऐसा पर्यावरण को लेकर करती है या श्रम कानूनों को लेकर करती है, मान लीजिए ट्रेड यूनियन है, अब लेबर कोड आए हैं, ट्रेड यूनियन जो है अब उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करते रहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी स्ट्राइक होती रहती है जब बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। तो अब मान लीजिए कोई एक ऐसा कदम सरकार करती है, सिस्टम की तरफ से किया जाता है और वो फेल हो जाता है, तो क्या उसको दोबारा करना चाहिए क्या? जनसंख्या के लिए आप सोचिए कि जबरदस्ती नसबंदी की गई 1977 में, ठीक है, आपातकाल के दौरान चीजें चल रही थी तो जबरदस्ती की गई, बट उसका विरोध हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा देश को, तो क्या दोबारा से सरकार ऐसी चीजें करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी ना। किसी भी सेक्टर में ले लो ना आप, जो भी चीज आप खुद अपने लेवल पे सोचोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि यार एक गलती मैं कर चुका हूं और बार बार ये गलती नहीं करनी है। यही यूपीएससी समझाना चाह रहा है। अब यहाँ पे समझिए, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। ये देखिए, ये तो देखिए जीवन का आपको सार दे दिया यूपीएससी ने, जीवन का, ठीक है, जीवन का सार। क्या है सार इसमें? देखिए, असमंजस क्या होता है, एम्बिग्विटीज क्या होता है, ठीक है, आप किसी द्वंद्व में फंस गए ना, ठीक है, असमंजस है। समंजस क्या है, असमंजस क्या है? असमंजस ये है, आप आईएएस अधिकारी हैं मान लीजिए, आपके पास द्वंद्व ये है कि मुझे सरकार की, कोई आपके पास वृद्ध व्यक्ति आया, ठीक है, कोई ओल्ड एज के पीपल आए, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है किसी चीज़ का, और वो चाहते हैं कि आप उनको स्कीम का, कोई उनके लिए स्कीम है वृद्ध व्यक्ति के लिए, आप उस कल्याणकारी योजना का उसको फायदा दे दें, ठीक है, कल्याणकारी योजना का फायदा दे दें, तो आपके पास द्वंद्व आ गया कि नहीं कि अब क्या करें, डॉक्यूमेंट तो है नहीं, और आईएएस अधिकारी जो है वो लीगल चीज़ों के तो अगेंस्ट जा नहीं सकता है, तो किस तरह से उसका बेनिफिट किया जाए? आप बेनिफिट कैसे करोगे? आप स्माइल करोगे और उस चीज़ का सोल्यूशन निकालोगे स्माइल से। कैसे? आप कोशिश करोगे कि उसके डॉक्यूमेंट तैयार करवा दो, आप थोड़ा जल्दी से आप चीज़ें करवा दो, प्रोसेस कर दो, और तब तक के लिए उनको कोई ऐसी स्कीम या किसी एनजीओ के साथ, उनके साथ बात करके उनको थोड़ी बहुत हेल्प आप प्रोवाइड करो। मैं आपको क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ? देखिए, जीवन में असमंजस हर जगह मिलेगा आपको, जब आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है और, देखिए जल्दी से, ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसी स्थिति में अगर जो व्यक्ति दबाव झेल लेगा, जो दबाव को मान लो अपने ऊपर ले लेगा, परेशान हो जाएगा या नकारात्मकता से भर जाएगा या उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, तो क्या वो चीज़ें हैंडल कर पाएगा? क्या वो ना हमेशा गलत डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा गलत डायरेक्शन में जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये चीज़। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, यहाँ समझिए, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पता है कि यार देखो, असमंजस आना ना जीवन में कहीं ना कहीं पर ये सुनिश्चित है, जीवन में ये सुनिश्चित है कि आपके जीवन में असमंजस आएंगे ही आएंगे, जीवन यही है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे अगर देखिए, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है संसार में, अगर बहुत कोई रिच है वो भी दुखी है, ठीक है, अगर कोई बहुत गरीब है तो वो दुखी है।
किसी ना किसी रीजन से दुखी है, उसके कारण हम लोग डिस्कस कर लेंगे कभी। आपको पता ही होगा कि हर जीवन में अगर किसी को एम मिल जाता है, मान लीजिए आप आज आईएएस बनना चाह रहे हैं, तो आईएएस बन जाएंगे ना, तो उसके बाद जब काम का प्रेशर आएगा तब आपको लगेगा कि यार आईएएस मैं बना हूँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पर्सनल लाइफ कम है, आप पारिवारिक समय नहीं दे पाते हैं ज़्यादा, ठीक है, फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं, तो आपको वहाँ पर आप फिर क्या हुआ, पहले चाहते थे आईएएस बन के मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप फिर से दुखी हैं आप कि फैमिली को समय नहीं दे पा रहे। फिर हो सकता है आगे चल के आपके जीवन में और चीज़ें आएँ कि आपको लगे कि यहाँ पर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं है चीज़ें। तो कहीं ना कहीं पर इस चीज को आपको समझना होगा कि कैसे आप जीवन में जो है हर चीज के लिए आपके पास असमंजस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, असमंजस आपके पास होगा ही होगा, लेकिन स्माइल से करके आप मुस्कुराहट से उन चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पर आप चीजें बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप स्माइल के साथ चीजें जब फेस करेंगे ना, तो आप कभी भी देखेंगे जब आप किसी चीज को थोड़ा सा कूल माइंड में, रिलैक्स माइंड में सोचने का प्रयास करते हैं ना, तो उस असमंजस से आप बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। लास्ट का ऐसे ये देखिए, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है जरूरी नहीं है कि वो सही हो। देखिए मान लीजिए किसी के पास कोई विकल्प बचे हैं, कई विकल्प है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास किसी चीज को करने के लिए ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन आपको क्या पता है वो सारे ऑप्शन सही हैं। यूपीएससी देती है ना, केस स्टडीज देती है, तो केस स्टडीज में वो क्या बोलती है, वो ये बोला जाता है आपको कि आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं। आप लिखते हैं ना एथिक्स पेपर में, आप लिखते हैं कि मेरे पास नंबर 1 ये विकल्प है, ये विकल्प है, ये विकल्प है, लेकिन क्या उसमें से सारे सही होते हैं या कोई एक सही होता है? जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है, बस परसेंटेज होता है। ये हो सकता है 70% सही हो, ये हो सकता है 50% हो, ये 30 ही हो, या ये 20 ही हो, बट क्या ये 100% हुआ क्या? यही चीज तो यहाँ पे यूपीएससी बोल रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास ऑप्शंस हैं तो वो सही ही हों, वो ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वो विकल्प जो आपके पास हैं वो कहीं ना कहीं पर अलग डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, उनमें कोई भी एक सही ना हो, बट क्या हमें ये चीज सोच के उन विकल्पों पर रुकना चाहिए? इस चीज को समझिए, हमें यहाँ पर इस ऐसे को पता है किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कि हमें मैक्सिमम पोटेंशियल देखना है, हमें इस 80% को देखना है या 70% को देखना है, हमें रुकना नहीं है। अगर ऐसा तो फिर परफेक्ट तो कुछ नहीं होता ना, इस संसार में परफेक्ट होता है क्या कोई व्यक्ति? इस संसार में क्या कोई व्यक्ति परफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। कमियां हर इंसान में हैं, हर विकल्प में कमी होगी। फिर आप ये सोचिए, यही कमियां आपके ऑप्शंस में होंगी, एक विकल्प में ये कमी होगी, दूसरे विकल्प में ये होगी, तो कमियां हैं, बट हमें क्या करना है? जिसमें सबसे कम कमी है, जिसमें सबसे कम जो है कमियां हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब हमें उस विकल्प के पास जाना है जिसमें सही होने की परसेंटेज ज्यादा है, जिसके अंदर पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ऐसे रास्तों को हमें चुनना होगा। तो मुझे लगता है ऐसे के पेपर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है। देखिए फिलहाल के लिए मैंने कोशिश ये की है जल्दी से जल्दी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि आप चीजों को थोड़ा समझ लें, फिलॉसफी कैसे पूछ रहा है, इस तरह के ऐसे की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सोचना होगा आपको थोड़ा सा इन तरह के ऐसे पे। मैं बार बार यही चीज आपको बोलना चाहता हूं कि थोड़ा सा इसको सोचने का प्रयास करें, इस तरह के ऐसे को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ फिलॉसफी के ऐसे हम लोग यूट्यूब पर अच्छे से डिस्कस कर लें, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे के पेपर हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। आप लोग पहले टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए। तो मिलते हैं, अगले कुछ पेपर भी होंगे, जैसे जैसे पेपर होते चले जाएंगे हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।